नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 28 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज के वीडियो में पीटी के फैक्ट काफ़ी सारे हैं, मैपिंग से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी है क्योंकि दुनिया में वैश्विक घटनाक्रम ऐसा है जिसमें मैपिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इस मंथ का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं बता सकता हूँ उसको, और इसी पर आधारित आज मैं सवाल भी दूंगा। जो करंट अफेयर आधारित पुराना ओल्ड ग्रुप चलता है उसमें करंट अफेयर आधारित आज का सवाल इसी आर्टिकल पर बेस्ड होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ख़राब स्तर के जो डिबेट होते हैं ये वोटर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह के डिबेट्स नहीं होने चाहिए। आपको पता ही होगा कि अपने देश में डिबेट्स की स्थिति कैसी हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके राइवल हैं, एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो आपके अपोजिट हैं, दुश्मन नहीं है। वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा बोला था। क्रिटिसिज्म कीजिए, उनके पॉलिसीज़ का कीजिए, उनके वर्क का कीजिए, उनके काम करने का तरीकों का कीजिए, न कि पर्सनल अटैक वगैरह करना चाहिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है मुख्य रूप से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपके एग्जामिनेशन में आए। दरअसल में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है कहाँ पर, तो वो आपका है कि पापुआ न्यू गिनी में। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई जिसके पश्चात 2000 लोग ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, जिस लैंडस्लाइड के नीचे दबे हुए हैं। लगभग में 2000 लोग, ऐसा अनुमान है अभी कि 2000 लोग करीब में इसमें दबे हुए हैं। तो इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। कल भारत सरकार का जो मौसम विभाग है उसने बोला है कि जो अपने देश में मानसून का स्तर रहेगा, आपको पता ही है कि जून से मानसून जो है वो केरल में प्रवेश कर जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कहाँ से चल के आता है, तो मेडागास्कर आइलैंड के पास से भारत की तरफ में आता है और ये जून के आसपास में केरल के तट पे टकराता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है जून से। तो IMD का उससे पहले एक फॉरकास्ट आता है कि भाई किस प्रकार का रहेगा, तो उसमें उसने बताया कि एबव नॉर्मल, यानी कि इस बार आपको बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। जितना सामान्य स्तर का रहता है मानसून, उससे ऊपर रह सकता है। लेकिन और भी न्यूज़ शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा कोट्स मैं आपको दिखाता हूं, आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, और उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात ये सब जो न्यूज़ हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। और करंट अफेयर इसी प्रकार से पढ़ा जाता है पीटी एग्जामिनेशन के लिए भी, कोई अलग से वन लाइनर पढ़ने नहीं बैठेंगे आप, इसी प्रकार से डिटेल पढ़ा जाता है। उसी में से 2-4 लाइन लिख लेंगे, वहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको सीरियसली थोड़ा सा पढ़िएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं वन लाइनर लेके बैठ जाऊं। मैं करंट अफेयर आधारित जो मैं पढ़ाता हूं उस पर आधारित MCQ भी आपको करवाऊंगा। मेरे पास अधिक समय है, आपके पास समय कम है, तो अब अपना GS तैयार कीजिए। बाकी मैं आपको करंट अफेयर MCQ, UPSC PT MCQ वगैरह सब नेक्स्ट मंथ से आपको करवाऊँगा। करंट अफेयर MCQ 10 तारीख के बाद हम लोग करेंगे। UPSC PT MCQ मंथ के शुरुआत में ही हम लोग शुरू कर लेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए देखते हैं आज का कोड क्या है, उसके पश्चात आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, फिर और भी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, छोटा सा ही है, 2 लाइन का ही है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से आपको दिन की शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। वैसे तो मैं काफ़ी देर से दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन देखिए क्या है कि मे यू मेजर योर प्रोग्रेस बाय हाउ फार यू हैव कम। आप अपने मूल्यांकन जो है वो अपने आधारों पर क्या कीजिए कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं कब 1 महीने पहले मेरी स्थिति क्या थी, वर्तमान में स्थिति क्या है, मैंने 1 साल में क्या क्या पढ़ा है, कितना लिखा है, इसके आधार पर करना चाहिए। न कि इस आधार पर कि कोई दूसरा क्या पढ़ रहा है, वो कितना आगे बढ़ गया है, उसने कितना सारा कुछ पढ़ लिया है, इसके आधार पर। जब आप सेकंड पर्सन यानी कि दूसरे पर्सन के आधार पर अपनी रणनीति तय करने लग जाते हैं तो आप दरअसल में अपनी रणनीति ही खो देते हैं, आपके पास अपना कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हमेशा खुद को कंपेयर मत कीजिएगा। सबके सोचने समझने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी, सब कुछ अलग होता है, तो अपने आधार पर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। हर व्यक्ति अलग होता है। अभी आप पीटी का टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे, मार्क्स वगैरह का भी आप कंपेयर करते होंगे, ऐसा कतई मत कीजिएगा। अपना देखिएगा कि कितना सीख रहे हैं हम, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इसके आधार पर मूल्यांकन कीजिएगा कि मैंने क्या क्या सीखा है।
दूसरों से कंपेयर करके कभी अपना मूल्यांकन नहीं करना है। ओके, छोटा सा ही कोर्स था। चलिए देखते हैं, आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगर आपको 71 बीपीएससी के लिए ऐड होना हो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में काफ़ी सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा 100 के आसपास बच्चे ऐड हो गए हैं और लिमिटेड ही रहता है। उसके बाद साथ दूसरा ग्रुप कब शुरू होगा मुझे नहीं पता। तो आपको अगर ऐड होना हो तो आप बता दीजिएगा। अभी एक ही दिन का क्वेश्चन दिया है मैंने, मंडे को सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया था, सैटरडे को निबंध ही दिया था मैंने। तो यही सही समय है, आप अगर जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वार्षिक लेंगे तो काफ़ी कम फी पड़ेगा, 250 ही पर मंथ पड़ेगा अगर ईयरली लेंगे तो ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए आज का जो आर्टिकल है ये इस परिदृश्य में, वर्तमान में जो वैश्विक परिदृश्य है उसके आधार पर सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत आर्टिकल है ये। दरअसल में 2 दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि 2022 के जब मंथ बीता था, गर्मी का सीज़न बीता था, तो उसके पश्चात न्यूज़ आया था कि ये पिछले 40-50 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा, आज तक का सबसे गर्म सीज़न रहा, सबसे गर्म सीज़न रहा। 2023 में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि सबसे गर्म वर्ष रहा है। 2024 जो है ये सबसे गर्म वर्ष रहने वाला है, ये सबसे गर्म वर्ष रहने वाला है। आपको इमेजिन करके थोड़ा सा होगा, लेकिन उत्तर भारत के प्लेन में 47 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। आप पश्चिम बंगाल से लेकर, पटना से लेकर दिल्ली आ जाइए, हर जगह आपको गर्मी अतिशय दिखेगा। इतनी गर्मी किसी ने कभी अपने जीवन में, अभी जो वर्तमान पर पृथ्वीवासी हैं उत्तर भारत में रह रहे, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। कोई भी आपको यही बताएगा, गांव हो शहर हो सभी जगहों पर यही स्थिति है। शहर में कंक्रीट वगैरह के स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं इसलिए और भी ज़्यादा गर्मी होती है। ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा खुला हुआ होता है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर कम होते हैं, सड़कें कई बार कंक्रीट के होते हैं लेकिन घर के आसपास में गैप होता है, इसलिए कम गर्मी का अनुभव होता है सामान्यतः, यानी गर्मी तो पड़ती ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है हीट वेव, अभी मैंने लैंडस्लाइड की आपको घटना पढ़ाई और कल ही आपको पता है कि बंगाल में रिमल तूफान जो है वो भारी तबाही मचाया है, 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में ही दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में बाढ़ के कारण काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई है। चीन में बाढ़ के कारण काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये जो आपको डिजास्टर दिख रहा है, इसके पीछे जो विशेषज्ञ है वो ऐसा मानते हैं, इसके पीछे जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा योगदान देता है। तो जलवायु परिवर्तन का न केवल मानवीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आर्थिक जो क्रियाविधि है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। 2 दिन पहले ही मैं दूसरे वाले पेड ग्रुप में वीडियो कॉल कर रहा था तो एक बच्चे ने पूछा किस प्रकार से सोचकर लिख सकते हैं। सोचकर लिखने का यही सबसे शानदार सा तरीका होता है कि अपने आसपास की चीज़ों पर गौर कीजिए। अब आपसे ही पूछा जाए कि हीट वेव का, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हीट वेव का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो क्या आप किताब पढ़ने बैठेंगे? किताब पढ़ना सही नहीं होगा, आपको अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शैक्षणिक स्तर, बच्चों की शिक्षा जो है प्रभावित होती है, स्कूल ज़्यादा दिन तक बंद रखना पड़ता है, गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एसी और टांग लेंगे, अब एसी लगाया है तो उसका जो कंडेंसर है वो बाहर रख देंगे, बाहर आस पड़ोस में और भी गर्मी बढ़ जाएगी, आपके घर में तो ठंडक आ गई। मैंने क्या बताया कि इसका दुष्प्रभाव सामान्यतः कमज़ोर देश, कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर समाज के ऊपर में ज़्यादा पड़ता है। देखिए क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसी पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन पता ही है आपको कि कितना ज़्यादा हो रहा है, वैश्विक भू आर्थिक परिदृश्य को लगातार बदल रहा है, इसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव का अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल में दरअसल जलवायु परिवर्तन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। हाल ही में किए गए 2 अध्ययनों ने खतरे की घंटी बजा दी है। पहले अध्ययन में अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, अमेरिका का है, के द्वारा अनुमान लगाया गया कि 1960 के बाद से वैश्विक तापमान वृद्धि नहीं हुई, तो आज वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अगर नहीं हुई होती तो जीडीपी जो है 37% अधिक होता। अगर 1960 के दशक के बाद से जो वैश्विक तापमान है वो अगर नहीं बढ़ा रहता तो वर्तमान में जीडीपी जो है 37% और भी ज़्यादा होता। अगर भारत की जीडीपी 100 है तो 137 रहता, अमेरिका की जीडीपी 100 है तो 137 रहता, ये कहने का इनका मतलब है। जबकि दूसरे अध्ययन में नेचर द्वारा अनुमान लगाया गया है, नेचर एक संस्था है, जलवायु परिवर्तनों के
प्रभावों के कारण अगले 26 वर्षों में वैश्विक औसत आय में लगभग 5वें भाग तक गिरावट आ सकती है। जो वैश्विक औसत आय है, एवरेज इनकम है, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की गई है इसमें रिसर्च में, उसमें लगभग में उसका 5वां भाग जो है 1/5 हिस्सा जो है, इसकी कमी केवल और केवल जलवायु परिवर्तन के कारण से देखी जा सकती है। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप दोपहर में निकलिए 9 के बराबर में आपको दिखेगा जो इंडोर दुकानें हैं वो भी बंद हो जाती हैं। स्ट्रीट पर लगभग में आपको 9 के बराबर में लोग दिखेंगे। बड़े से बड़े शहरों में, आप दिल्ली जैसे शहर में बाहर निकलिए, आपको बहुत कम लोग दिखेंगे इस समय। दिखेंगे भी तो बहुत कम, मतलब कि सबसे कम रहता है। वैश्विक जलवायु नीति ने उपयुक्त ही समन पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अनुकूलन आवश्यकताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद इसके लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त नहीं है और इस कारण से इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी गहराता जा रहा है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा सामाजिक इम्पैक्ट को ज़रूर प्रभाव में डालता है कि भाई समाज के ऊपर में ज़रूर प्रभाव पड़ता है अगर इकोनॉमी की कंडीशन सही होती है या गलत होती है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से भू आर्थिक परिदृश्य को बदल रहा है, जियो इकोनॉमिक जो परिदृश्य है उसको बदल रहा है, तो आपसे यही सवाल अगर पूछा जाता है, मेंस में ही पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लिखिए डिटेल में। तो कृषि के पैटर्न में सबसे पहला बदलाव देखा जा रहा है। सबसे पहला बदलाव कहाँ पर? तो कृषि के पैटर्न में सबसे पहला बदलाव देखा जा रहा है, जहाँ पर चरम मौसमी घटनाएं होती हैं कृषि के अनुकूली क्षेत्रों के भौगोलिक वितरण को बदल देती हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ, आज ही के न्यूज़पेपर से देता हूँ। सभी न्यूज़ों को कवर करना सही नहीं होता है क्योंकि उससे आपके एग्जाम में नहीं बनते। हाँ, उसका रेफरेंस हमेशा समझ में आना चाहिए आपको कि कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आज ही के न्यूज़पेपर में है कि अल नीनो के कारण से भारत में दालों का प्रोडक्शन कम हुआ है। दाल का प्रोडक्शन भारत में अल नीनो के प्रभाव के कारण से कम हुआ है और इस कारण से क्या हुआ कि भारत को दाल का एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ा। भारत को दाल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ा है। भारत को दाल का इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अल नीनो के प्रभाव के कारण भारत में दाल का उत्पादन कम हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल की खपत अपने यहाँ पर होती है। उपजता कहाँ है? तो भारत के सामान्य तौर पर पश्चिम के जो ज़िले हैं, पश्चिम के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश ले सकते हैं आप, राजस्थान ले सकते हैं, गुजरात ले सकते हैं, इन इलाकों में दाल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अल नीनो के प्रभाव के कारण से दाल का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसके कारण से हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ा है। तो ये इसका एक दुष्प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका जैसे पारंपरिक रूप से उपजाऊ क्षेत्रों में सूखे और मरुस्थलीकरण के कारण फसल के पैदावार में गिरावट आ रही है, एक उदाहरण हो गया। संसाधनों की कमी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी बढ़ रही है, जिससे साझा जल संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है। साझा जल संसाधन का मतलब है कि ऐसा जल स्रोत जिसको 2 या 2 से अधिक देश या कोई भी 2 या 2 से अधिक राज्य अगर साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको लेकर कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। उदाहरण कहाँ पर है? तो कावेरी नदी का उदाहरण आप ले सकते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर नील नदी बेसिन जो कई अफ्रीकी देशों द्वारा साझा किया जाता है में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर में कमी देखी जा रही है। यकीन मानिए, इतने आसान भाषा में, इतने शानदार तरीके से आप नहीं समझेंगे इस टॉपिक को। अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे केवल पढ़कर। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्या था कि भाई कृषि में दिक्कत आ सकती है। दूसरा क्या? प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर में दबाव बढ़ सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा संसाधन कौन सा हो सकता है? जल हो सकता है। ठीक है। पलायन और विस्थापन की समस्या देखी जा सकती है। पलायन की समस्या देखी जा सकती है, विस्थापन की समस्याएं देखी जा सकती है। जलवायु जनित घटनाएं लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए विवश करती हैं, जिससे मेजबान समुदायों के लिए आर्थिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं और संसाधनों को लेकर संभावित संघर्ष भी उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के लिए नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के अनुसार समुद्र का बढ़ता जलस्तर 2050 तक बांग्लादेश के लगभग 17% तटीय भूमि को जलमग्न कर देगा, 20 मिलियन लोगों को विस्थापित कर देगा। जो इंडोनेशिया है वो भी अपनी राजधानी क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसकी जो वर्तमान राजधानी है वो डूब रही है। तो बोर्नियो आइलैंड जो है वहाँ पर वो अपना राजधानी नया बना रहा है। उसके साथ ही बांग्लादेश का 17% इलाका 2050 तक, ज़्यादा दूर नहीं है। 2050 मात्र 25 वर्ष आगे है। अभी 2000 ईस्वी से 2025 तक आप लाए हैं, उतना ही दूरी है मात्र 2050 तक बांग्लादेश का 17% तटीय भूमि इलाका जो है वो डूब जाएगा। भारत के भी कुछ इलाके डूबेंगे, तो लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है। आर्कटिक में आर्थिक अवसर, आर्कटिक का जो हिम है वो पिघल जाएगा, वहाँ पर आर्थिक अवसर उत्पन्न होगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन बर्फ़ का इतना ज़्यादा पिघलना निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जलवायु प्रेरित संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है।
जलवायु प्रेरित थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह कार्य कर रहा है, जो संसाधनों के पहले से मौजूद तनाव और संघर्षों को बढ़ा रहा है। दरअसल इसमें यह कहना चाह रहे हैं, थ्रेट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि पहले से जो विवाद था उसको और सुलझा रहा है, उसका कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है और भी ज़्यादा उसको उत्पन्न कर रहा है, तेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से ही संसाधन पर दबाव बहुत ज़्यादा था, अब दबाव और भी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। चलिए एक और आपको उदाहरण देता हूँ, वैसे इससे तो संबंधित नहीं है वो, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा हीट के आते ही जो प्लेन का एरिया है वहाँ से लोग पहाड़ों की तरफ में अचानक से चलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा अति पर्यटन से अभी वर्तमान उत्तराखंड हिमाचल के जो जगह हैं वो परेशान हो गए हैं। वहाँ पर भारी मात्रा में लोग पहुँच जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसके ऊपर में दबाव बढ़ता है। साथ ही साथ में अति पर्यटन से परेशान होने वाला मैं एक फैक्ट बताता हूँ, याद रखिएगा इसको, जो मैं अभी फैक्ट बताऊँगा उसको याद रखिएगा। माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? ये माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? तो ये है आपका जापान में एक ज्वालामुखीय पर्वत है। ये ज्वालामुखीय पर्वत है जो शानदार सा दिखता है, अद्भुत दिखता है माउंट फ्यूजियामा। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जैसे ये माउंट दिख रहा है, ये माउंट दिख रहा था, यहाँ से लोग देखते थे, यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता था, तो यहाँ पर लोगों ने दीवार बना दिया जिससे माउंट फ्यूजियामा लोग देख न सके डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अति पर्यटन से लोग परेशान थे। जापान में लोग अति पर्यटन से, उस इलाके के लोग बहुत परेशान हो गए थे। इस कारण से उन्होंने माउंट फ्यूजियामा को, जहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता था, वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, बड़े बड़े सोप खड़े कर दिए हैं। इसका जो व्यू था उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि वो अति पर्यटन से परेशान थे। तो पर्यटन ठीक है, लेकिन अति पर्यटन से भी परेशान हो सकते हैं लोग। अभी जो ये उदाहरण दिया वो इस टॉपिक से तो संबंधित नहीं था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हीट ज़्यादा होने से लोग किस तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों की तरफ में या इस इलाके की तरफ में जाते हैं जहाँ पर वर्तमान में तापमान कम हो। अब जब वो उस जगह है जहाँ पर तापमान कम है, वहाँ पर इतने सारे लोग अचानक से चले जाएंगे तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जलवायु प्रेरित संघर्ष, जलवायु के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के प्रमुख विनिर्माण केंद्र थाईलैंड ने वर्ष 2011 में आई बाढ़ के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला व्यापक व्यवधान और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुआ था। वर्तमान में चीन की बाढ़ इसका शानदार उदाहरण हो सकता है। क्लाइमेट जेट्रिफिकेशन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव जैसे समुद्र का बढ़ता स्तर या चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। क्लाइमेट जेट्रिफिकेशन का खतरा उत्पन्न हुआ है, जहां समृद्ध व्यक्ति व्यवसाय सुरक्षित या अधिक प्रत्याशी मानने वाले भूभागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जहां पर समृद्ध व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के जगहों पर चले जाते हैं जहां पर सुरक्षित व अधिक प्रत्याशी होता है, उस तरह के इलाकों में वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये भी एक हमें देखने को मिल सकता है। अगला देखिए क्या है, इससे आर्थिक विस्थापन की स्थिति बन सकती है तथा कमजोर समुदाय का और अधिक हास्यकरण हो सकता है। जहां पर समृद्ध समुदाय रहता है तो उसके आस पड़ोस के कमजोर समुदायों में भी इकोनॉमी का फ्लो बना हुआ रहता है, लेकिन सारे समृद्ध समुदाय के लोग अगर पलायन कर जाएंगे वहां से तो क्या होगा, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चरमरा सकता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत ही शानदार होते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये एवरेज जीडीपी लॉस दिखाया गया है क्लाइमेट चेंज के कारण। एशिया पैसिफिक में 2.5% के आसपास है, मिडिल ईस्ट 3.7, अफ्रीका में 4.7, यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर 3%, नॉर्थ अमेरिका 1.1%, लैटिन अमेरिका 3.8%। इसमें सबसे गरीब इलाका कौन सा है, तो वो सबसे गरीब इलाका आपको देखिएगा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। यहाँ पर देखिए इकोनॉमी के इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ये इलाका सबसे ज़्यादा क्या है, तो रिच इलाका, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम दिखेगा, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम दिखेगा। याद करने का एक शानदार सा तरीका मैंने आपको बताया है, उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है इसी में कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला है कृषि उत्पादकता और पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि भारत की 55% आजीविका का स्रोत है और उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए अनुकूलन उपायों को न अपनाने की स्थिति में भारत में वर्षा सिंचित चावल की पैदावार में 2050 तक 20% तक कम होने का अनुमान है, जबकि 2050 तक हमारी आबादी 160 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, 160 से 170 करोड़ के आसपास रहेगी, लेकिन पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के लिए आघात हो सकता है जलवायु परिवर्तन के कारण से। अवसंरचना को क्षति पहुंच सकती है, श्रम बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। आरबीआई का अनुमान है कि अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता के कारण श्रम के घंटों में कमी हानि होने के कारण 2030 तक भारत के जीडीपी को 4.5% का जोखिम उठाना पड़ सकता है। अत्यधिक हीट में, अत्यधिक ठंड में, अत्यधिक वर्षा में कोई कैसे काम करेगा।
तो इसके कारण से हमारे जीडीपी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इसी में कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को भौतिक जोखिम, चरम मौसमी घटनाएं, तापमान में परिवर्तन, संक्रमण जोखिम इत्यादि वर्गीकृत भी किया है। दरअसल हुआ क्या है, अभी वर्तमान का ही आप लेंगे तो रीमल तूफान के कारण से उस इलाके में जाने वाले कितने सारे फ्लाइटों को कैंसिल किया गया, कितने सारे ट्रेन को कैंसिल किया गया। तो इसके कारण से क्या होगा, अब उनको नुकसान हुआ है, भारी तौर पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है। उदाहरण आप दे सकते हैं, उच्च उत्सर्जन उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है, जो उत्सर्जन उद्योग वगैरह हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें एक ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ डेटा को आप उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या है उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। ये सब डेटा मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि जीवाश्म ईंधन की जगह पर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ में बढ़ सकते हैं, कृषि क्षेत्र से जो उत्सर्जन होता है उसको कम कर सकते हैं। ये सब डेटा आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया है। तो भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको ध्यान में रखिएगा, वैश्विक इम्पैक्ट को ध्यान में रखिएगा। सही से याद नहीं करना है इसको, टॉपिक तो आप सोच कर लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट वगैरह नोट कीजिए, उसको ज़रा एक्सप्लेन किया कीजिए। जो मैं इतने देर बकता रहता हूँ उसको आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं, है ना। देखिए अब इसका प्रभाव का न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहले हैं, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। ये कुछ भारत सरकार ने चलाया हुआ है। इसके अलावा रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अपना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो जो कॉप में हम लोग बातचीत करते हैं वार्षिक स्तर पर बैठकर पूरे दुनिया भर के देश, उसको थोड़ी सी कठिनाई, उसको थोड़ी सी बाध्यकारी बनाकर हम लागू कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को रोक सकते हैं। वैश्विक लेवल पर बाध्यकारी कानून बनाकर जो गरीब देश हैं उनको तकनीक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ इकोनॉमी, एक ही चीज़ को बार बार उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो इकोनॉमी में नए जो चीज़ों को बनाने में जलवायु को ह्रास होता है उसको हम रोक सकते हैं। ओके, बाकी इकोनॉमी में इस तरह के जो क्षेत्र हैं, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन को रोकने से जुड़े हुए क्षेत्र, उन्हें भारी मात्रा में निवेश किया जा सकता है ताकि उस ओर जो बिजनेस को हम ले जा सके, अपनी अर्थव्यवस्था को ले जा सके। तो इसको ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस पूरे टॉपिक को, समाधान को भी, और कुछ समाधान खुद से भी सोचिएगा। ये सरकारी समाधान मैंने आपको बताया है, आप अपने समाधान कुछ खुद से सोचिएगा और प्रभाव तो आपको पढ़ा ही दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मैप वगैरह देखते हैं। देखिए पापुआ न्यू गिनी का मैप है, इसी में यहाँ पर इलाका है, एक पूर्वी भाग में इसका इलाका है जहाँ पर वर्तमान में क्या देखा गया है, तो लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है। 2000 लोग करीब में उसमें दब गए हैं और बड़ा ही दुखद न्यूज़ है। उन्होंने दुनिया भर के जो अलग अलग एजेंसियों हैं उनसे आग्रह किया है कि हमें आकर मदद कीजिए, क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। गरीब देश है पापुआ न्यू गिनी, आइलैंड देश है, जनजातीय लोगों का देश है, छोटा सा ट्राइबल इलाका है मुख्य रूप से। 23.5 डिग्री यहाँ पर आपको मकर रेखा दिख सकता है, 23.5 डिग्री। ये आपको 0 डिग्री इक्वेटर दिख सकता है, 0 डिग्री इक्वेटर है। इसी इक्वेटर के पास में पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी के मेन लैंड जो है उससे नहीं गुजरता है, उससे इक्वेटर नहीं गुजरता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के इलाकों से इक्वेटर गुजरता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में है ये ईस्ट तिमोर देश है, एक छोटा सा ईस्ट तिमोर। इसकी राजधानी दिल्ली है। पापुआ न्यू गिनी है, इसका कैपिटल आप मुझे बता दीजिएगा। इसको तस्मान सी कहा जाता है, ये न्यूजीलैंड का इलाका है। यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल दिखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ यहीं पर पाया जाता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिलीपींस के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, न्यूजीलैंड के उत्तर पश्चिम में ये इलाका पड़ता है, इंडोनेशिया के ठीक पूरब में स्थित है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि पोलैंड टू फोर्टिफाई बॉर्डर विथ रसिया और बेलारूस और रूस के साथ जो पोलैंड का बॉर्डर है उसको फोर्टिफाई करने जा रहा है, मतलब उसको बंद करेगा एक तरह से, और चालू रहेगा लेकिन उसको घेर देगा, बस यही होता है फोर्टिफाई का मतलब, किलेबंदी करना। इस तरह से कर रहा है पोलैंड। तो पोलैंड की हम लोग मैपिंग देखेंगे क्या है इसका न्यूज। उसके पश्चात से ये कौन है महोदय, तो ये मोहम्मद मुखवेर हैं, इनका नाम है। ये कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, तो ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो कभी पीसीएस में छोटा सवाल पूछ रहे थे, हाल ही में चर्चा में रहा मोहम्मद मुखवेर क्या हैं, किस देश से संबंधित हैं। तो इस प्रकार का न्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सा पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ न्यूज़ पूछा जाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम। बाकी मैं पोलैंड की मैप आपको दिखाऊंगा। अगला देखिए क्या है, अगला है कि रूस जो है
वो सेंट्रल एशिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब अलग होता है, न्यूक्लियर प्लांट अलग होता है। न्यूक्लियर प्लांट किसके लिए उपयोग किया जाएगा? तो ये बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। दरअसल में वर्तमान का जो सेंट्रल एशिया दिखता है आपको, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी के सभी कभी USSR के ही भाग थे। इन इलाकों में वर्तमान में भी रूस का प्रभाव बहुत ज़्यादा माना जाता है। रूस की सीमा पहले अफगानिस्तान से लगती थी। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो अफगान नीति में जो पढ़ा होगा तो हमेशा उसमें पढ़ा होगा कि अफगान देश को जो ब्रिटिश के शासक थे वो बफर स्टेट के तौर पर उपयोग करना चाहते थे। किसके लिए? तो रूस के खिलाफ भारत और रूस के बीच में अफगानिस्तान बफर स्टेट के तौर पर काम करेगा। लेकिन वो क्यों होता उस समय? क्योंकि रूस की सीमा उस समय में भारत से लगती थी। अफगानिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसी कारण से। तो वर्तमान में रूस जो है वो उज्बेकिस्तान में, किस देश में बंधुओं? उज्बेकिस्तान में। ये पूछा जा सकता है, थोड़े दिन पहले ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि किस अरेबियन कंट्रीज़ ने पहली बार सेटेलाइट वगैरह भेजा था या न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, तो वो UAE था। इस तरह का आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो सेंट्रल एशिया का पहला देश बनेगा उज्बेकिस्तान, जहां पर क्या बनाया जाएगा? सेंट्रल एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट रूस बनाएगा। रूस टू बिल्ड सेंट्रल एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। आपको पता होगा, आश्चर्य लगेगा कि ये जो देश हैं उज्बेकिस्तान वगैरह, इनके पास में यूरेनियम की भरमार है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन ये देश आज तक साइंस एंड टेक में पिछड़े हुए हैं। इस कारण से अपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट खुद से नहीं बना पाए। तो रूस अब बनाएगा। देखेंगे इसके मैप को भी हम लोग देखेंगे। चलिए 2 मैपिंग करते, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे। देखिए ये है पोलैंड देश है छोटा सा, और ये है बेलारूस। ये बेलारूस है, ये बेलारूस दिखेगा आपको। ये यूक्रेन के साथ सीमा लगाता है। तो पहला हो गया बेलारूस, दूसरा होगा यूक्रेन, तीसरा हो गया स्लोवाकिया के साथ सीमा लगता है, चौथा है चेक रिपब्लिक, पाँचवा है जर्मनी। यहाँ पर छठा आपको दिखेगा रूस का इलाका। ये इस रूस से बिल्कुल अलग है। उसके अलावा लिथुआनिया कंट्री है जिसके साथ में इसकी सीमा लगती है। बाल्टिक सी के तट पर पोलैंड स्थित है। वार्सा आपको सुना होगा, वार्सा पैक्ट, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सा पैक्ट है वार्सा का महल भी बड़ा फेमस है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। पोलैंड है ये देश, पोलैंड है। और किस किस देश से सीमा लगती है? तो बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक, जर्मनी और लिथुआनिया और रूस के साथ ये सीमा है। तो इसको ये फोर्टिफाई करने जा रहा है, इसको ये बंद करने जा रहा है। फोर्टिफाई किलेबंदी करने जा रहा है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। किस बाल्टिक नेशन के साथ में पोलैंड की सीमा लगती है? तो लिथुआनिया के साथ में लगती है। बाल्टिक सी के किनारे बहुत सारे देश हैं, लेकिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। ये जर्मनी है, जर्मनी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। जर्मनी और फ्रांस यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक हैं भूभाग के तौर पर अगर आप देखेंगे तो। और यही है पोलैंड का मैप, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में क्या है न्यूज़। उज्बेकिस्तान वाला जो न्यूज़ था उसको भी हम लोग कवर करते हैं। उज्बेकिस्तान में जो रूस के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, तो न्यूक्लियर प्लांट बनाया जाएगा। देखिए ये है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। और ये रहा तुर्कमेनिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। तुर्कमेनिस्तान के साथ में अरल सी, जो अब सूख चुका है। UPSC इसके बारे में पूछा था UPSC ने। अरल सागर कभी बहुत ही बड़ा खारे पानी का सागर हुआ करता था, वर्तमान में सूख चुका है। यहाँ की पूरी परिस्थिति तबाह हो चुकी है। ये इसके साथ सीमा साझा करती थी। उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ में, कजाकिस्तान के साथ में, उसके अलावा किर्गिज गणराज्य और तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करती है। किसके साथ में? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्थान हैं इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिज गणराज्य किर्गिस्तान, तो उसके बाद है ताजिकिस्तान कहा जाता है इसको, तीसरा ये हो गया। अफ़गानिस्तान के साथ में चौथा हो गया, तुर्कमेनिस्तान के साथ में पांचवा हो गया। उज्बेकिस्तान जरूर ध्यान रखिएगा। उज्बेक लोग होते हैं, बाबर के बारे में माना जाता है कि वो यहीं से आया था भारत। बाबर उज्बेक से ही आया था, उज्बेक मूल का था, उज्बेक से ही आया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अरल सागर के साथ में इसकी सीमा साझा करता है। अरल सागर के साथ में ये कैस्पियन के सागर के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ क्या है। अगला है नासा का जो नया सैटेलाइट है क्यूबसैट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्यूबसैट।
क्यूब सेट, क्यूब छोटा सा हो गया, सेट मतलब सैटेलाइट हो गया। इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसको कहाँ से किया जा रहा है लॉन्च, तो न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया जा रहा है। न्यूजीलैंड से नासा के जो रॉकेट हैं उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही छोटे साइज के ये उपग्रह हैं और इनका उपयोग क्या किया जाएगा, तो जो पृथ्वी है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए क्यूब सेट का उपयोग किया जाएगा। जो यहाँ से हीट एमिशन हो रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पृथ्वी के, उसका अध्ययन करने के लिए क्यूब सेट को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और कहाँ से लॉन्च किया गया, न्यूजीलैंड से। किसने किया है, तो नासा ने किया है, लॉन्च किया है। और इसका काम क्या होगा, मुख्य रूप से बहुत ही छोटे स्तर के सैटेलाइट हैं, बहुत ही छोटे आकार में हैं। और इनका काम क्या होगा मुख्य रूप से, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है, जो हीट एमिशन वगैरह हो रहा है, या वहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई घटनाक्रम घटित हो रही है, उसका डिटेल में अध्ययन करना मुख्य रूप से इस सैटेलाइट का काम होगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है उसके अध्ययन के लिए। और भी अगर हम लोग स्पेसिफिक जाएंगे तो पृथ्वी का एक होता है ऊर्जा बजट। पृथ्वी का ऊर्जा बजट आपने पढ़ा है, ये अर्थ है, ये सन है। सन से पृथ्वी को जो एनर्जी प्राप्त होती है और पृथ्वी जो उनमें से एनर्जी वापस कर देती है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो पृथ्वी का क्या कहलाता है, एनर्जी बजट कहलाता है। उसी एनर्जी बजट के बारे में अध्ययन करने का, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कितनी एनर्जी रेडिएट हो जाती है, वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कितनी एनर्जी वो क्या करती है, तो सोख लेती है, इसका अध्ययन करने का वर्तमान में कोई बड़ा साइंटिफिक अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पृथ्वी के वासियों पास में। तो नासा ने क्या किया है कि अर्थ का जो एनर्जी बजट है उसका अध्ययन और भी ज़्यादा सटीक हो जाएगा। किसके पश्चात, तो क्यूब सेट को लॉन्च करने के पश्चात नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एनर्जी के एमिशन को, हीट के एब्जॉर्प्शन को हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और पृथ्वी का जो एनर्जी बजट है उसको और अच्छे से निकाल पाएंगे। एनर्जी बजट क्या होता है, जो सूर्य से हमने एनर्जी तापमान प्राप्त की है और जो पृथ्वी ने वापस कर दिया है सारा उपयोग करने के बाद, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है, जैसे 100 रुपया प्राप्त किया और उसमें से 20 वापस कर दिया तो 80 के करीब में खपत हो गया। ये पृथ्वी का एनर्जी बजट कहलाता है। ऊर्जा बजट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी में आपका पीटी में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज होगा, उसके पश्चात वीडियो का एंड करेंगे। दरअसल में तेलंगाना में एक स्कूल के हेडमास्टर थे जिन्होंने क्या किया, बड़ा ही शानदार सा इनिशिएटिव लिया। AI का उपयोग करके स्कूल में जो आपका इनरोलमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश की। दरअसल में हेडमास्टर साहब हैं, समर वेकेशन में इनकी बिटिया घर आई थी, केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो बीटेक की छात्रा है तो उन्होंने इनको बताया कि आप AI का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को जागरूक कर सकते हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। इन्होंने एक AI एंकर क्रिएट किया, जो AI एंकर किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में ही टेक्स्ट को पढ़ता था और ये बताता कि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, मिड डे मील मिलेगा आपको, फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगा, 2 पेयर यूनिफॉर्म का मिलेगा, डिजिटल लेसन सब कुछ आपको मिलेगा, आप स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सही रहेगा। तो इस तरह का इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाया है। AI का एक सकारात्मक उपयोग केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कितने सारे पीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं मैंने, मेंस का भी एक टॉपिक करवाया है, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे डे बाय डे तो अच्छा खासा आपके पास में फैक्ट तैयार होता जाएगा। ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।